नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं अपने सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को यूरोप के इतिहास के एक तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रीमिया युद्ध। यह युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध के लिए कौन लोलुप था, इसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर के तौर पर मैं प्रश्न पर बता दूं कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्रीमिया युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच हुआ। इन सब बातों के बारे में परीक्षा में आपको संभावित प्रश्नों के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं ये आज बताने जा रहा हूँ कि क्रीमिया युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे। क्रीमिया युद्ध को आधुनिक समय में लड़ा गया एक बिल्कुल ही बेकार युद्ध कहा गया है, बिना बात का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध को अवसर एक स्वरूप और मुद्दों के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण और व्यर्थ का युद्ध था। माने कोई अवसर का लाभ उठाना चाह रहा था और इसकी स्वरूप की चर्चा करें तो यह एक व्यर्थ और महत्वहीन युद्ध था। फिर भी यह प्रतिद्वंदी शक्तियाँ के आपस में उलझने और परस्पर विरोधी स्वार्थों का परिणाम था। लेकिन यह युद्ध तो हुआ, युद्ध तो हमेशा स्वार्थों के वशीभूत होकर होती है, तो एक दूसरे प्रतिद्वंदियों के स्वार्थों का यह परिणाम युद्ध था। रूस बीमार तुर्की साम्राज्य, यानी कि वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था, का विघटन कर उसका एक बड़ा भाग स्वयं पाना चाहता था। यह रूस की मंशा थी कि तुर्क को हम बड़ा भाग हम प्राप्त करें। यूनानी स्वतंत्रता के बाद भी उसका यह मंसूबा बना रहा, लेकिन जब उसने देखा कि यूरोपीय शक्तियाँ उसके प्रभाव विस्तार को सहन नहीं करेगी, तो उसने तुर्की साम्राज्य को नष्ट करने की चेष्टा की ताकि तुर्की साम्राज्य को विभाजित किया जा सके। यानी कि यह मंसूबा को प्राप्त करने के लिए उसे नष्ट करने की चेष्टा की। यह रूस ने इसकी यह कार्य किया। रूस को उसमें सबसे बड़ा भाग मिल सके, यह उसकी मंशा थी। 1840 ईस्वी में या उसके पश्चात रूस की तुर्की के प्रति जो निरंतर नीति, यही नीति रही कि इस उद्देश्य से जार ने 1844 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा की। रूस का जो जार थे वह इंग्लैंड की यात्रा की और वहाँ पर जाकर वहाँ के सम्मुख से तुर्की को छिन्न भिन्न करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह प्रस्तावित था कि स्वेज नहर का जो मार्ग है और मिस्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार मान लिया जाएगा। तुर्क ने यह कहा, यह रूस ने कहा, और कुस्तुनिया एवं बाल्कन प्रायद्वीप भी के राज्य भी संरक्षण में रख दिए जाएंगे इंग्लैंड के। किंतु इंग्लैंड विरोध करता रहा और जब विरोध किया तो वह देखा कि जब इंग्लैंड ही मेरी मदद नहीं करेगा तो हम चुपचाप क्यों ना बैठे। कुछ देर के लिए वह चुपचाप बैठ गया। रूस ने फिर एक बार यही मंशा को लेकर 1853 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, पुनः यह प्रस्ताव रखा। किंतु जब इस और इंग्लैंड ने कोई रुचि प्रकट नहीं की। इंग्लैंड पहले के मुताबिक जिस प्रकार 44 में वह दरकिनार कर दिया था इस मुद्दा को, वह पहले के मुताबिक इस मुद्दा को और भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड रूस का कुस्तुनिया पर अधिकार सहन नहीं कर सकता था। काला सागर के जल डमरू मध्य पर अधिकार कर रूस की समुद्री शक्ति बढ़ जाती, जो इंग्लैंड को नागवार गुजरती, जिसको इंग्लैंड कभी सहन नहीं कर सकता था कि उसकी समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी और यह रूस हमसे प्रबल हो जाएगा। यह उसको कभी भी मंजूर नहीं था। अतः रूस ने देख लिया कि इंग्लैंड उसकी प्रस्तावों का स्वागत नहीं करेगा, किसी तरह से इंग्लैंड उसकी मदद नहीं करेगा। अन्य संभव उपायों को तुर्की के विघटन करने में
वह उतारू हो गया। यानी कि रूस खोजने लगा कि किस प्रकार हम तुर्क को विघटन करेंगे या अन्य उपाय क्या है। उसी बीच नेपोलियन तृतीय ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण रूस तुर्की युद्ध को और आसान बना दिया। यानी कि नेपोलियन तृतीय जो था वह चाहता था कि साम्राज्य आसान हो जाए, और यह जो काम था वह आसान कर दिया उसने। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय ने प्रबल समर्थक रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे। यह चर्च के लोग जो तो हर कीमत पर खुश करना वो नेपोलियन चाहता था। जेरूसलम के पवित्र स्थल के रोमन चर्च के स्वार्थों के हितों के संरक्षण कर वह आसानी से इस उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता था। अपना जो उद्देश्य था उसकी वह प्राप्ति कर सकता था। 1740 ईस्वी में एक समझौते के अनुसार पवित्र स्थल के रोमन पुजारियों को फ्रांस का संरक्षण में रखा गया था, लेकिन पिछले दशकों में यूनानी चर्च, जिसका संरक्षण रूसी जार था, के पादरियों ने रोमन पादरियों का हक छीन लिया। इस कारण दोनों के बीच एक पुराना झगड़ा फिर से एक बार शुरू हो गया। नेपोलियन तृतीय ने रोमन पादरियों का पक्ष लेते हुए इसके मामले में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। फ्रांसीसी रूसी युद्ध में नेपोलियन तृतीय अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था और उसको मौका मिला। ऐसी परिस्थितियों में नेपोलियन तृतीय ने रोमन पादरियों के पक्ष लेते हुए जेरूसलम में उसके जो अतिक्रमण कर लिया था अधिकारों को लौटाने की मांग की और तुर्की के सुल्तान पर दबाव डालने लगा कि वह इस संबंध में उचित कार्रवाई करे, क्योंकि जेरूसलम तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत पड़ता था। यह नेपोलियन तृतीय ने दबाव बनाया। जब तुर्की के सुल्तान ने रोमन पादरियों को उनके अधिकारों को वापस दिलाने की पहल की तो रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया। रूस के इस हस्तक्षेप से संकट का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं से अब क्रीमिया युद्ध का जन्म हो गया। इसी कारण क्रीमिया युद्ध शुरू हो गया। रूस की मांग थी कि यूनानी पादरियों के अधिकारों में कोई कटौती न हो तथा सुल्तान अपनी सारी ईसाई प्रजा के संरक्षक रूसी जार को मान दे। यहाँ इसका कहना था। इस बिंदु पर इंग्लैंड भी इस झंझट में शामिल हो गया। यह जो हस्तक्षेप हुई इधर से नेपोलियन की तरफ से और रूस भी इसमें हस्तक्षेप किया तो इंग्लैंड भी इस झंझट में शामिल हो गया। ब्रिटेन के राजदूत ने तुर्की सुल्तान को राय दी कि वह रूसी मांगों को मानने से इनकार कर दे। ब्रिटेन को प्रोत्साहन पाकर तुर्की ने रूसी मांगों को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि उसके माथे पर इंग्लैंड का हाथ था। हालांकि तुर्की बीमार था, फिर भी वह इंग्लैंड का सपोर्ट पाकर प्रश्रय पाकर वह उसकी मांगों को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार अस्वीकृत करने पर रूस ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया। तुर्की के पक्ष लेते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस युद्ध में छलांग लगा दी और चूंकि यह क्रीमिया नामक स्थान पर लड़ा गया था इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा क्रीमिया युद्ध। इस युद्ध में सार्डिनिया की सेना की एक छोटी टुकड़ी तुर्की के साथ रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आई। वास्तव में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काबूर जो था फ्रांस की मदद कर इटली के एकीकरण में उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वह इस युद्ध में प्रसा तटस्थ बना रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से रूस की व्यवस्था के लाभ उठाने का निश्चय जब किया, रूस के साथ उसकी परंपरागत मैत्री संबंध को नज़रअंदाज करते हुए उसने रूस के विरुद्ध 2 बार युद्ध में शामिल होने की उसे धमकी दे दी। हालांकि यह जो कार्य उसने किया जो बाद में प्रसा को यह महंगा पड़ा और इसकी परेशानी की वजह बनी रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक छोटे से तुर्की को नष्ट करने के लिए जो रूस की जो यह मंशा थी
इस मंशा को पूरी करने के लिए उसने 2 बार इंग्लैंड में प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव को उसे नज़रअंदाज करना पड़ा। और यह प्रस्ताव जब उसे देखा कि किसी तरह से वह पूरा नहीं हो सके, इसी बीच नेपोलियन तृतीय ने उसे इस घिनौनी जो उसकी मंशा थी, उस मंशा को पूरी करने के लिए जेरूसलम का जो प्रश्न उसने उठाया और इस प्रश्न में रूस ने हस्तक्षेप कर तुर्की में युद्ध में भाग लिया और इंग्लैंड भी तुर्की का सपोर्ट कर ये दोनों युद्ध में भाग लेने की अपनी मंशा बना ली। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि क्रीमिया युद्ध जो था, एक दूसरे के परस्पर प्रतिद्वंदी होने के कारण यह युद्ध वास्तव में रूस और हालांकि तुर्की में तो लड़ा गया, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस भी इसमें शिरकत की। और इंग्लैंड इसलिए किया क्योंकि उसे तुर्की के पक्ष में लड़ना था और तुर्की ने उसके जो प्रस्ताव उसने रखा था जेरूसलम के बारे में, उस प्रस्ताव को इसलिए दरकिनार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि मेरे पक्ष में यह ब्रिटेन है। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि कैसे क्रीमिया युद्ध हुआ। यह बीमार तुर्की साम्राज्य के विघटन में रूस की जो यह घृणित मंशा थी, यह फलतः यह युद्ध में परिवर्तित हो गई। हालांकि यह महत्वहीन युद्ध कहा जाता है, इसमें किसी को कोई लाभ नहीं मिला और न ही यह विस्तारवादी नीति को ज़्यादा बढ़ावा दे सका। तो इस प्रकार हम इस युद्ध के बारे में जाने। तो आज के लिए हम इतना ही कहते हैं क्रीमिया युद्ध के बारे में जो आपने जाना, और इसे आप बड़ा ही महत्वपूर्ण तरह से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा हॉल में प्रश्न आ भी सकते हैं जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही और मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।